नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। नए साल का के पहले एपिसोड में संप्रति के आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पता ही है आपको कि कोविड का संक्रमण फिर से फैलने लगा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, झारखंड में, रांची में और तमाम दूसरे शहरों में। तो हम सब लोग सतर्क हैं उसको लेकर, और सतर्कता आपको भी बरतनी चाहिए ताकि आप बीमार न हों, और खुद बीमार नहीं होंगे तो औरों को बीमार नहीं करेंगे। लेकिन कई दफ़ा जब बीमारियां होती हैं या इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो उन परिस्थितियों में भी कुछ चीज़ें वैसी होने लगती हैं जिन पे बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी ही एक परिस्थिति है, ऐसी ही एक समस्या है झारखंड को लेकर खासकर, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और ख़ासकर बच्चों की ट्रैफिकिंग की। क्योंकि माइग्रेशन और ट्रैफिकिंग ये दोनों झारखंड से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ दुर्भाग्य से, और शायद आने वाले कुछ सालों में सरकारी अगर और मजबूती से काम करेंगी तो शायद इस पर रोक लग जाए। तो कोविड के पीरियड में भी बच्चों की ट्रैफिकिंग के मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा हम लोग इस कार्यक्रम में इस विषय पर बात करना चाहते हैं अगले आधे घंटे तक, और इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमानों को बुलाया है। दोनों लोग पहले कार्यक्रम में आते हैं, आप दोनों को पहचानते हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पीयूष बालाजी का, जो सहायक प्राध्यापिका हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में, और डॉक्टर संजय कुमार मिश्र जी का, जो नीति आयोग से जुड़े हैं, बाल कल्याण संघ झारखंड के निदेशक हैं, और झारखंड में चाइल्ड राइट्स को लेके जो काम जो लोग कर रहे हैं उनमें सबसे अग्रणी नाम आपका है। आप दोनों ही लोगों नव वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। संजय जी, आपसे ही शुरू करना चाहते हैं क्योंकि आप इस विषय के हम लोगों से ज़्यादा एक्सपर्टीज आपकी है, कि इस वक्त में जब लोग कोविड को लेकर परेशान हैं, किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, किस तरह की खबरें आपको मिल रही हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर? देखिए, झारखंड में जो स्थितियां हैं, और जो कोरोना तो अब की 2 साल की ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पूरा ओवरऑल 2000 से ह्यूमन ट्रैफिकिंग इशूज़ को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि इस राज्य में बेटियां जो हैं आज खरीद फरोख्त के धंधों में आज राज्य का सबसे अग्रणी पूरे इस देश का रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में 18 साल से कम उम्र की लड़कियां गाय और बैल से भी कम कीमतों में बेची जा रही हैं, और सरकार में जो स्थितियां हैं ये साफ है। इन बेटियों का सबसे बड़ा जो सच अगर उनको देखा जाए, सच्चाई पूर्वक देखा जाए, जो सोर्सेस एरिया है, जो जिले हैं, वहाँ से अगर जो लड़कियां जा रही है उसका बिल्कुल साफ है कि भाई यहाँ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं, काम के धंधे का कहीं ना कहीं अवसर नहीं है। और जब तक ये अवसर नहीं मिलेगा तब तक तो ये लड़कियां इसको कहते हैं ना, किसी डिमांड और सप्लाई का जो चैन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई भी चैन होगा। और ये कोरोना तो लोगों को जीना सिखा दिया, चाहे आप जिस तरह सोचें। आप आज कोरोना में देखें तो आज राज्य में, मैं इस साल का अगर आंकड़े बताऊं आपको, बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि 508 लड़कियों को मैंने दिल्ली से वापस लाया है, 508 2021 में। और ये 508 लड़कियों को जो मैं लाया, स्थिति है आज सरकार के पास इन लड़कियों को बेहतर से बेहतर रिहेबिलिटेशन करने की जो मंशा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये, क्योंकि बच्चे हमारे वोटर नहीं है। आज बच्चे हमारे वोटर होते तो सब लोग इसको उसी तरह करते। जिस राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं है 2 साल से, जिस राज्य में बाल श्रम आयोग नहीं है 2 साल से, जिस राज्य में CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, किशोर न्याय बोर्ड, वो नहीं है इस राज्य में, तो बच्चों के भला की बात आप कैसे सोच सकते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो लड़कियां दिल्ली से वापस आ रही हैं उनको बेहतर से बेहतर कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन का, मैं जब बाल अधिकार संरक्षण आयोग में इस राज्य में जब था 2012 की मैं बता रहा हूँ, और चाइल्ड लेबर कमीशन में मैं था, उसी समय मैंने स्टेट प्लान ऑफ एक्शन बना के दिया था राज्य को। कितना काम हुआ उस पर? आज तक कुछ हुआ ही नहीं। दुर्भाग्य यह है इस राज्य में कि हेल्पलाइन नंबर्स दिल्ली में ट्रांजिट और दिल्ली में जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, ये सारे आज के डेट में बंद पड़े। तो ये स्थिति, इतनी सरकार में जो विल पावर स्ट्रॉन्ग के साथ में बच्चों के लिए कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि डेवलपमेंट सेक्टर के जो लोग हैं उनका काम करने का अपना रिसोर्सेस होते हैं, और वो रिसोर्सेज जब तक आप उपलब्ध प्रॉपर उनका मिलना बड़ा कठिन है।
और परिणाम है कि आज लड़कियां का देखिए कि कोरोना ने तो जीना सिखा दिया। आज उनको घर के लिए, आज मैं चाईबासा है, साहबगंज है, आपका खूंटी है, आपका पाकुड़ है, और ये जो लड़कियां जब जाएंगे, अब जब लड़कियां वापस आती हैं, अभी देखिए मैं कई ऐसी लड़कियां थी जिनको फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, फैमिली ने। तो लड़कियों को देखिए, अभी राज्य में मैंने लगभग करीब 1400-1600 के आसपास लड़कियां आज फीमेल सिक्योरिटी गार्ड का मैंने प्रशिक्षण देकर उनको रिहेबिलिटेट कर रहा हूं। अब बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है लड़कियां हाउसकीपिंग के मैनेजर का काम कर रही हैं। जरूरत है कि कहीं ना कहीं जब तक बेटर अपॉर्चुनिटी आप इनको नहीं देंगे, जब तक अवसर नहीं देंगे, तब तक मेरे ख्याल से इन बेटियों को सम्मान के साथ जिंदगी जीने का जो हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसलिए बार बार मैं सरकार के लोगों से कहता हूं, अब मैं सीओ से स्टैंडिंग कमेटी में रहकर और अभी लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अभी रिसेंटली हमने नवंबर में 20 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की तरफ से पूरे देश भर के लोगों को बुलाया गया था, और संजोग से हमारी झारखंड की बेटियां को भी स्मृति ईरानी जी बुलाया था। अब विश्वास करिए, जब उन्होंने सुना कि झारखंड की लड़की है या 5 ऐसी बेटियां हैं जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने एक दिन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष अब मेंबर, उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दिया कि आप डिसीजन दो, इस राज्य के लिए, देश के लिए क्या पॉलिसी बनना चाहिए ट्रैफिक में। तो क्या उनके पॉलिसीज का जो बनाने की बात उन्होंने जो किया, अगर झारखंड सरकार को इस मुद्दे को लेकर इतनी संजीदगी है तो मेरे ख्याल से इस पर इमीडिएटली काम करना चाहिए। मैम, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है झारखंड से राज्यों में ट्रैफिकिंग की? एक तो देखिए कि बच्चे, अगर जनरल बच्चे की बात की जाए तो इट इज़ दे आर इन अ वेरी वनरेबल कंडीशन, बहुत ये हैं। और दूसरी बात है कि उनकी फैमिली स्ट्रक्चर भी उस तरह के बच्चों की वैसी ही होती है। कि फैमिली स्ट्रक्चर बाय मीन्स इज कि यहाँ पे क्या होता है कि एक जो वो नशा करने का जो ट्रेंड है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने देखा है। क्योंकि मैं जिस तरह से शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं तो बहुत सारा कंप्लेंट्स ये मिलता है कि मेरे पापा जो हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं मुझे फीस पे करने के लिए। एंड इन दैट सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि वो बच्चे ना, अगर, और उस तरह के जो एजेंट्स होते हैं जो उस तरह के बच्चे को ट्रेस आउट करने में लगे रहते हैं, जो वीक है, कमज़ोर है, तो वो बच्चे बहुत ईजिली एल्योर हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत रंगीन दुनिया दिखा दी जाती है। उनको बोला जाता है कि आपको दिल्ली ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग वाले बच्चे कहाँ जाते हैं? दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। चेन्नई में भी बहुत ज़्यादा उनका मतलब है, वो उनको भेजा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनको लगता है कि बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में हमको जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि ये बच्चे जो यहाँ छोटे जगह से निकल कर, ज़्यादा ट्रैफिकिंग देखिए छोटे जगह में होती है, तो वो बच्चे जो छोटे जगह से निकल कर बड़े सिटीज़ में जाते हैं और उस सिटीज़ में चले जाते हैं जहाँ उनको कम्युनिकेशन करने का पता ही नहीं है, वो सामने वाला क्या बोल रहा है, वो जान ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरी बात है कि एक तो सर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जितने भी स्कीम्स या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे गवर्नमेंट को तो बहुत इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है कि उसको आपको अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरी है। आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट भी कर देते हो तो वो उस लेवल तक अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, अवेयरनेस बहुत छोटे लेवल से शुरू होनी चाहिए कि आपको मतलब फैमिली प्लानिंग इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल। क्योंकि जनरली माँ को जब पूछा जाता है, हस्बैंड जनरली क्या होते हैं, बहुत ड्रंकर्ड हो जाते हैं तो वो डिनाई करते हैं फैमिली को रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में। तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, माँ को जनरली पूछिए तो मैंने 1-2 इंसिडेंट्स ऐसा मैंने देखा है लाइव में, देखी हूँ ये सारा चीज़ कि नहीं, मैं तो अपनी बच्ची को भेजूंगी जहाँ भी लोग बोलेंगे, क्योंकि मैं इतने बच्चों को पाल नहीं सकती हूँ। मेरे घर में कोई एक अर्निंग तो आ जाएगा, पैसे तो आ जाएंगे। वो बच्ची भले जाकर बाहर फंस जाती है, फिर वापस आती है, उसी माँ से पूछा जाता है तो बोला नहीं, दूसरी बार भी अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा भेजने का तो मैं भेज दूँ। तो ये क्या कारण है? कहीं ना कहीं यहाँ गवर्नमेंट से उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उसको वैसे जो चाहिए फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए वो नहीं मिल पा रही है। तो वो सोच रही है चलो ये रास्ता ज़्यादा आसान लगता है कि इस गलत रास्ते से मैं जल्दी कहीं पहुँच जाऊँगी, वो पहुँच, और जबकि वो पहुँच नहीं पाते हैं जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। और दूसरी बात ये मैं गर्ल चाइल्ड के बारे में कहना चाहूँगी कि ये रेशियो भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैन वेमेन रेशियो जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लड़कियां जो यहाँ से ली जाती है और बेची जो जाती है वो उस जगह पे ज़्यादा देखेगा जहाँ मेन का पॉपुलेशन ज़्यादा है। वो भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि वहाँ वो
सेक्स रेशियो भी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर माना जो है। जी। फिर एक लाइवलीहुड तो है ही, जो मैंने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर्स है। और दूसरा है क्या कि आप एजुकेशन, और कोरोना की जो आपने बात की, पैंडेमिक तो एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर लेकर आया ही समाज में, कोई कहे मतलब ये तो हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। तो उस डिज़ास्टर में क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कि अबेंडेंट हो गए हैं, ऑर्फन हो गए हैं, अबेंडेंट हो गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है उनको। तो वो बच्चे ज़्यादा ट्रैप्ड हो जा रहे हैं इस चीज़ में, एंड दे आर अगेन गोइंग टू स्टक समवेयर, जहाँ से उनको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और फैक्टर मैंने देखा है कि फैमिली जो होती है कि ज़्यादातर ट्रैफिकिंग में कौन इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर नियर बाई लोग इन्वॉल्व होते हैं, नियर बाई लोग इन्वॉल्व होते हैं। उस सर्कमस्टांसेस में भी कि इतनी इलिटरेसी होती है जिस फैमिली से ट्रैफिकिंग हुआ है कि जब बच्चे रेस्क्यू करने की बात होती है या पता चल जाता है तो वो केस रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गो टू द पुलिस एंड गेट रजिस्टर्ड, रादर वो क्या पूछेंगे आकर कि सर इसका मतलब वो मेटलाइज करा दीजिए, किसी भी तरह से समझौता करा दीजिए, वो वाली बात आ जाती है। तो इसमें एक और फैक्टर निकल के आ जाता है, कारण निकल के आ जाता है क्या कि नहीं मतलब चलो ये तो आई गई वाली बात हो जाएगी, पकड़े भी जाएंगे तो बहुत बड़ा तो कोई हमको पनिशमेंट होने जाने को नहीं है। जबकि हमको लगता है कि इसमें तो गवर्नमेंट को बहुत, चाइल्ड वाले में तो बहुत स्ट्रिक्टली सेक्शन 370 इम्प्लीमेंट करके बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, रादर देन इतना लीनियंट वे में जो काम होता है। और दूसरी बात है कि जो पुलिस वगैरह भी जो होते हैं कि ये इतने गरीब तबके से ये बच्चे आते हैं जनरली कि उनकी बात ही नहीं वो सुनना चाहते हैं जिस तरह से उनको होना चाहिए। लगता है कि ये चलता है झारखंड में। चलता है, और वो जो उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है वो बच्चों के साथ। मैं एक आपको एक लास्ट ईयर का एक इंसिडेंट बता रही हूँ। मेरे घर में एक मेड थी, बच्ची थी, 18-19 साल की रही होगी वो, या 20 होगा उसका, हमको लगा 20 साल की होगी। उसने एक दिन बोला कि भाभी मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। वो मेरे सोसाइटी में 2-3 घरों में करती थी। तो मैंने पूछा क्यों पिंकी तुम नहीं करोगी, क्यों नहीं काम करोगी? तो उसने हमको बोला क्या कि नहीं मैं चेन्नई जा रही हूँ। मैं सुनी, आई वाज शॉक्ड कि तुम चेन्नई जा रही हो। तो हम बोले तुमको कौन लेकर जा रहा है चेन्नई? तो वो बोली क्या कि हाँ एक है, वो हमको बोला है क्या कि तुम अपने घर से आधार कार्ड लेकर आओ, मैं तुमको चेन्नई, वो उसकी बहन भी चेन्नई में है, वो हमको बात करवाया। हम बोले वो बंदा तो यहीं से रह के किसी से बात करवा दिया को टेलीफोन पे, वो बच्ची क्या समझ रही है। एंड वो एडमेंट थी कि मैं नहीं करूँगी। तो मैंने उसको समझाया कि बाबू तुम ना मेरे यहाँ भी छोड़ दो, सब भाभी के यहाँ जितनी आंटी के यहाँ करती है सबके यहाँ छोड़ दो, लेकिन तुम चेन्नई मत जाओ। तुमको नहीं काम करना है कोई इश्यू नहीं है, ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है, तुम मत करो, बट तुम मत जाओ, तुमको वो ले जाकर तुमको बेच देगा। और तुम उस जगह पे जा रही हो जहाँ की भाषा के तुमको ये भी ज्ञान नहीं, हम जाएंगे तो हम भी बेवकूफ़ वहाँ पे बनेंगे उस भाषा के बीच में, तो तुम तो और क्या रहोगी। लेकिन फॉर्चुनेट रहा कि वो लड़की गई नहीं, वो काम छोड़ दी, वो अपने गांव चली गई। अभी नवंबर में मैंने पता लगाया कि वो है कि नहीं है, तो वो बोला कि नहीं वो अपने घर में है। तो आई वॉज वेरी मच, मतलब हमको लगा कि नहीं वो बच्ची बच गई, वो नहीं तो वो अच्छे खासे। तो इसी तरह से ये लोग एल्योर करते हैं, वो देखते हैं कि कौन वीक है, किसको हम ट्रैप करते हैं। और दूसरी बात है कि वो बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए गवर्नमेंट का काम करने का। इसलिए मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच बोल रही हूँ कि ये बच्चे जो है कि बाय द वे ए ने एक बच्चे को उठा लिया तो ए ही जाकर डी के पास पहुँचाएगा, वो ज़रूरी नहीं है, उसके बीच में वो बी और सी के हाथ में भी पड़ता है। तो एक इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड ये लोग का नेटवर्क होता है कि इट इज़ नॉट वेरी इजी टू ट्रेस आउट। तो ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि अगर बच्चा दिल्ली गया है तो दिल्ली की भी जो वो गवर्नमेंट है या फिर जो बॉडी है जो इन्वेस्टिगेट करेगी, वो अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विद एनी स्टेट्स। झारखंड में तो बहुत ही ख़राब कंडीशन है, अगर झारखंड के बच्चे तो एक अच्छी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फाइंड आउट करने। ये भी दिक्कत है। और एक चीज़ और है कि क्या करते हैं बच्चों को ले जाते, कहते हैं भाई पढ़ा देंगे, वहाँ पे पढ़ लेगी, और यहाँ खाने का संकट होता है, अच्छा खा ही लेगी, वही पढ़ी लेगी, कुछ पैसा दुनिया मिल बहुत अच्छी जाएगा। दिखा दी जाती है कि आपके बच्चे के भविष्य सुधर और जाएगा। जो बीच के लोग हैं वो करोड़ रुपया कमा रहे हैं। अभी अखबार में खबर पड़ी कि अटैच हुई है संपत्ति। देखिए मैं अभी हम लोगों ने इस कोरोना में पूरे देश भर में हम लोगों ने एक झारखंड का खूंटी जिला को हम लोगों ने पहला पायलटिंग के लिए लिया। अच्छा। जिसमें नीति आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, और उसमें हम लोगों ने संवर्धन, उसका नाम है जो हमने लॉन्च किया, उसका संवर्धन के माध्यम से हमने वल्नरेबिलिटी का मैपिंग किया जी। वल्नरेबल कितने हमारे इस जिले में बच्चे हैं, और वल्नरेबल कंडीशंस के हमारे मैपिंग के हमारे ऑलरेडी टूल्स बने हुए थे। टूल्स हमने उसको दिया और पूरे डिपार्टमेंट को हमने इन्वॉल्व कर दिया, पूरे सरकार के सारे डिपार्टमेंट को। आप बड़ी आश्चर्य लगेगा कि देखिए कि 3769
ऐसे फैमिलीज थे खूंटी जिला में जो वनरेबल कंडीशन, सिर्फ खूंटी जिले में? खूंटी जिले की बात बता रहा हूँ, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आंकड़ा है। और सुन लीजिए, और वो कराने के बाद हम लोगों ने जितना बच्चे थे, जो अभी मैडम ने कहा सिंगल पेरेंट्स, जो कोरोना के कारण अपने माता पिता खो दिया है, देश का पहला हमने खूंटी में करवाया। सभी बच्चों को हमने 100% स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, क्योंकि सरकार की आईसीपीएस की योजना है। आपको बता दें कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पूरे देश में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है वो लगभग करीब 50 के आसपास है। जी, बहुत ज़्यादा है। 50 के आसपास है। अगर वो टोटल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर सब पूरे फैमिली को लिंक कर दे, तो मेरे ख्याल से ना ट्रैफिकिंग होगा, ना यहाँ से पलायन होंगे, ना यहाँ पर किसी प्रकार का भुखमरी का सवाल होगा। जरूरत है कि जितने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, और हमने खूंटी में पायलटिंग कराया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने फैमिलीज है सभी परिवारों को, अब जैसे देखिए वृद्धा पेंशन है, एक छोटा सा मैं, स्वामी विवेकानंद जो आपका जो डिसेबिलिटी पे जो बच्चे हैं उन परिवारों के लिए 500 रुपए का स्कीम्स है, छोटे छोटे स्कीम्स है। अगर उसका लाभ आप अगर दिलवाना शुरू कर दें उन परिवारों को, तो ये हमारे ख्याल से सबसे बड़ा उनके लिए कहीं ना कहीं एक माध्यम होता है जो परिवारों को रोक सके। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि आज खूंटी, आज हमारा वहाँ का डिप्टी कमिश्नर बहुत ही सब सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव, वो इन लोगों ने, अर्जुन मुंडा जी ने, सब लोगों ने मिलकर, झारखंड के सरकार के आईसीपीएस डिपार्टमेंट के लोगों ने पूरा फोर्स लगाया। आज स्थिति खूंटी जिला में, आज ट्रैफिकिंग की जो स्थिति आप देखेंगे, अगर गए भी है बच्चे, जा भी रहे, तो अगर तो सुरक्षित, जिसको कहते हैं ना कि सेफ माइग्रेशन, 18 साल से ऊपर गया, फैमिली परिवार सब देख रहा है, जान रहा है कहाँ जा रहा है, किसके घर में जा रहा है। तो इसी प्रकार का देखिए, कहीं जाना, कहीं काम करना कोई ये मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन हम बार बार कहते हैं सेफली माइग्रेशन, सुरक्षित पलायन, और उसका मापदंड यही है कि आप अपने परिवारों के बीच में जानकारी हो, जहां जा रही हो वहां अच्छे ढंग से। तो दूसरा अभी हम लोगों ने जमशेदपुर में शुरू किया, ये देखने के लिए खूंटी और जमशेदपुर दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अभी जमशेदपुर में चल रहा है, वहां भी क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप दोनों जिलों में? देखिए, दोनों जिलों में जो एक सपना था ना जमशेदपुर के बारे में, बहुत बड़ा सपना कि वहाँ टाटा फलाना ढिकाना, लेकिन आपको बताने के मैं अभी कुछ जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, बड़ी चौंकाने वाले आंकड़े, आप सोच ही नहीं सकते। अब गोढ़ाबंधा जैसा जो ब्लॉक है, फिर पोटका जैसा ब्लॉक है, भरागोड़ा जैसा ब्लॉक है, पटामदा ब्लॉक है ना, ये सब ब्लॉक में अभी एक लगभग करीब मान के चले लगभग 6 महीने हो गए पूरा स्टडी में लगा। मेरे ख्याल से हम लोग फरवरी तक हम लोग पूरा स्टडी को लॉन्च कर देंगे। मैंने ये आप सोच नहीं सकते हैं कि जो लोगों के दिमाग में बैठा है कि जमशेदपुर, टाटा, जमशेदपुर तक सीमित है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा कोई इंडस्ट्री, जितना इंडस्ट्री लगा के अरबों खरबों लोग कमा रहा है, लेकिन आज स्थिति है कि इन बच्चों के ऊपर में कोई फोकस ही नहीं। हजारों बच्चों की स्थिति है, सिंगल पेरेंट्स बच्चे निकले हैं जिनके दोनों माता पिता खो चुके हैं। अब बताइए कितने सीएसआर आप प्रोग्राम चला रहे हो जनाब, सीएसआर का पैसा कहाँ जा रहा है पैसा? तो ये सरकार को चाहिए इन सब चीजों को लगाम लगाए, और 100% मैं कह सकता हूं दावे के साथ में कि सारे कंपनीज, सारे लोग एक एक बच्चों को अगर एडॉप्ट कर ले, तो कोरोना के कारण जो बच्चों का आज कहीं ना कहीं माँ बाप खो चुका है, किसी का पिता खो चुका है, सरकार ने पैसे की व्यवस्था की, कुछ नहीं, पैसे क्या व्यवस्था है? 2000 रुपए क्या होता है भाई साहब? पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं इसलिए कि देखिए, जब तक उन बच्चों के पिता, माता पिता के बारे में आप सोच लीजिए, जब तक उसको बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आप नहीं सोचेंगे, तब तक नहीं होगा। अब पैसे देखिए, 2000 रुपये अभी आप दे रहे हैं 6 महीने में, तो क्या 6 महीना नहीं खाना नहीं खाएगा बच्चा? और पैसा लेने में काफी दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल है ना। अब बच्चा के अकाउंट खोलना मुश्किल है, हम तो डायरेक्ट काम कर रहे हैं ना। हम, मुझे पता है कि हमारे पास जो कंप्लेंट्स आते हैं कि बच्चे का अकाउंट बैंक नहीं खोल रहा है, अभी हम लोगों ने उसको ऑर्डर पास करवाया है कि हर बैंक को हम लोगों ने लिखवाया कि बच्चों का कोई भी आप आधार का ये ना करो, आप उसका कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को हमने उसके लिए जिम्मेदारी ठहराया कि आप उसके माध्यम से अकाउंट खुलवाओ। अकाउंट ही नहीं खुलेगा, पैसा आप कहाँ से देंगे? ये सब जो चीजें हैं, सरकारी योजनाओं का ये लेखुना है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, और मुझे लगता है इस पर बहुत ज्यादा ऑफिसर्स, ठीक है काम आपका होता है, लेकिन इतना ज्यादा उबाऊ होता है ना, प्रक्रिया इतनी उबाऊ है कि आदमी थक जाता है। सिंप्लीफिकेशन की बहुत जरूरी है। हाँ, बच्चों के लिए आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तो बच्चा जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मैम, जैसे कि जो एजुकेशन का मामला है, हालांकि अब तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास, पहले ही से पढ़ाता है बच्चियों को, उसमें जागरूकता आई है। लेकिन जो गांव की लड़कियां हैं, ट्राइबल गर्ल्स हैं,
जो सिमडेगा से या गुमला से या जहाँ पुटका और पटमजा की बात करें जमशेदपुर के वो इलाके जो बंगाल से ज़्यादा नज़दीक है बनस्पत की झारखंड के, तो इन इलाकों की लड़कियां भी आती हैं क्या पढ़ने, उनके मन में किस तरह के सवाल होते हैं, कितना अवेयरनेस है उनको अपने प्रति लेकर? आती तो है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आती है, बट नंबर अगर आप देखिएगा तो हमने देखा है अपने डिपार्टमेंट में, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की हूँ, मैंने बहुत बार एडमिशन्स लिया है वहाँ पे, मैंने देखा है क्या कि झारखंड के पिछड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से कम लड़कियाँ आती है रादर देन बिहार के डेवलप सिटीज़ से ज़्यादा आ जाती हैं लड़कियाँ, वो मैंने देख लिया है वो चीज़। तो और जैसे नहीं, सबसे बड़ी बात लड़कियों के साथ होता है क्या, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी चाइल्ड, वो ना प्राइमरी नहीं। वो बहुत सारी लड़कियों को ये सुनने को मिलता है जब आप उसके बहुत करीब होने की कोशिश कीजिए, बोलिए कि बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ तो सही, जैसे कोई बोलते हैं कि मैम आगे मैं फर्दर नहीं कंटिन्यू करूँगी, मुझे सीएलसी दिलवा दीजिए, या सीएलसी के लिए आते हैं तो फिर खुद में लगता है कि क्यों, आखिर क्यों ये बच्चा छोड़ के जा रहा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, बहुत बार होता है कहने के लिए कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा का पढ़ाएंगे कि तुमको पैसा देंगे। अब वो सोचिए कि लड़कियों का क्या कंडीशन है, वो वही मैं बोली कि दे आर ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी। और दूसरी बात ये भी हो जाती है उन लड़कियों के साथ कि एजुकेशन में कि बहुत सारा, एक तो मैंने जैसे बताया बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एल्डर चाइल्ड जो लड़की अगर हो गई तो उसकी कंडीशन और बुरी हो जाती है, उसको यंगर्स को देखना पड़ता है, छोटे बच्चों को माँ काम पे निकल गई तो क्या है, तुम घर पे रहो, तुम बच्चों को देखो, वो एक कंडीशन है। तो एनरोलमेंट तो बहुत, अगर एनरोलमेंट हो भी जाता है तो ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को बहुत, मतलब ना ये एक सुपरफिशियल स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाने से नहीं होगा, उसको बहुत नीचे तबके से जाकर उसको मतलब आपको पुल आउट करने की ज़रूरत है। वो आप ला दिए, उसको बता दिए, वो नहीं है, उसको मतलब आप सोचिए कि उसको मतलब हाथ खींचकर ऊपर उठाने की ज़रूरत है, रादर देन वो प्रोग्राम कर आप इम्प्लीमेंट भी कर दिए, एक दो वहाँ पे जाके अवेयरनेस भी फैला देंगे, उससे भी नहीं होगा, उसको आपको लगाना है कि उसको खींच कर निकालिए तब जाकर होगा, नहीं तो ऐसे नहीं। पीपीटी में रह जाएगा। हाँ बस दैट इज़ व्हाट वो चीज़ रियली। अच्छा सर, जो डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर, उनको और क्या करना चाहिए, या उनका काम कितना ठीक या खराब है झारखंड के प्रोस्पेक्ट अगर बात करें तो? देखिए क्या है ना कि कहीं ना कहीं सरकार का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि सरकार का कोई विकल्प नहीं है। सबसे पावरफुल चीज़ पावरफुल है ये एनजीओ कितना भी कर ले, ट्रस्ट कितना भी कर ले, सीएसआर कितना भी कर ले, लेकिन जब तक सरकारें अपने एजेंडे में बच्चे के मामले को लेकर अगर सेंसिटिविटी के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक आप इस राज्य का नहीं पूरा देश के बच्चों को भला नहीं कर सकते। जरूरत है कि सरकारों को इन मुद्दों को लेकर बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ में काम करने की जरूरत है। देखिए छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अब मैडम जो बता रही थी कि बच्ची आप बताइए 8 क्लास तक की शिक्षा की क्या स्थिति यहाँ का, 47 से लेकर 49% बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जब मैं यहाँ बाल अधिकार संरक्षण आयोग में था, मैंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर पास किया था कि जितने बच्चे ट्रैफिकिंग से वापस आते हैं 100% उन बच्चों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन हम करा देते थे। ऑर्डर पास कर दिया मैंने, बच्चे एडमिशन भी हो जाते थे। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर 12 ईयर्स 12 क्लास के बाद वो लड़कियां फिर बहुत सज धज के दिल्ली की सड़कों में, पंजाब की सड़कों में, कलकत्ता की सड़कों में, दार्जिलिंग की सड़कों, उनका ज्यादा उनका बार्गेनिंग लेवल बढ़ गया। और परिणाम क्या हुआ, वो लड़कियां फिर दिल्ली वापस जाने के बाद दूसरे धंधे में लगा दिए जाते। वहां तो डोमेस्टिक वर्क के काम करता, जूठा बर्तन धो रही थी, अब वो ब्रोथल में जा रही है। चीजें बदल जाती है। जरूरत है ना कि इन बच्चों को आप जब तक पूरे पैकेज के साथ में, क्योंकि ये जरूरत है लोगों की है कि काम चाहिए। देखिए पढ़ना या लिखना नहीं, क्योंकि यहाँ की झारखंड की बेटियां हमारी काफी मजबूत होती हैं, ईमानदार होती हैं, काम करने की उनकी ललक है। जरूरत है इनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, जरूरत है इन्हें उस प्रकार के अवसर देना। देखिए एक लड़की जो है लकड़ी लाती है, पानी लाती है, खाना बनाती है, सब कुछ एक बेटी हमारी करती है झारखंड की जी। और बाकी जो लोग हैं उनके क्या है, वो सब जग जाहिर है। तो बेटियां का बहुत बड़ी यहाँ पर रोल है और इसलिए जरूरत है कि मैं तो कह रहा हूँ ना, आज 1700-1800 जो लड़कियां सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग लेकर आज आप देख लीजिए सड़कों में जितने भी आप एटीएम के कार्ड में, हमारी बेटियां सब सुरक्षा कमान संभाल रही हैं। क्या किससे कम है? आज 18,000 19,000 रुपया उनको वेतन मिल रहा है। वही बेटी कर रही है जो जूठा बर्तन धो रही थी, आज वही बेटी है 19,000 रुपया काम करी। ये काके मेंटल हॉस्पिटल में महुआ टाड़ की लड़की है, 6 लड़की आज हमारी वहां पर 18,000 रुपये उसको SIS की तरफ से उसको सैलरी मिल रहा है।
तो ये इंपावरमेंट है। वो जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक उनको अवसर नहीं देंगे, तब तक ये कितना भी कानून बना लो भाई साहब, कितना भी आप स्टेशन में, बसों में, हवाई अड्डों में पहरादारी करा लो, लेकिन वो नहीं रुकेगा, क्योंकि आपको पेट है, भूख है। जब तक भूख को शांत करने का उपाय नहीं ढूंढेंगे, तब तक झारखंड की बेटियां का डिमांड और सप्लाई का चैन जिस तरह स्ट्रांग है उस तरह चलता रहेगा। अच्छा, एक क्योंकि वक्त हमारे कार्यक्रम में 2 ही मिनट का बचा हुआ है, एक चीज़ ये बताइए कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जो इस तरह की संस्थाएं काम करते हैं, इनका कितना इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव पलायन को रोकने में, ट्रैफिकिंग को रोकने में? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। जो लड़कियां 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं, तो 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां होंगी वो किसी प्रकार का लीगल काम नहीं कर सकती। लीगल मतलब किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट में सरकार के किसी स्कीम से नहीं जोड़ सकती, नहीं जा सकती हैं जी। नंबर 1। अब जरूरत है कि उनके माता पिता को, मैं वही बार बार कर रहा हूं कि माता पिता को आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ में और एसएचजी ग्रुप के साथ में अगर स्ट्रांगली हम एड्रेस करते हैं और इन बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा से, शिक्षा ही एक ऐसा दरवाजा है जहां से आप सभी प्रकार के इनके जीवन के ताले खोल सकते हैं। जरूरत है कि ऐसे बच्चों को क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक की अगर हम बहुत स्ट्रांगली हम एड्रेस कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से ये रुकेगा। तभी मैम, लास्ट वर्ड आपका इस मुद्दे पर। हाँ, ये मैं ये कहूँगी कि ये तो ठीक सर ने बोला कि ग्रेजुएशन तक का, लेकिन ग्रेजुएशन 12th के बाद ऐसा ग्रेजुएशन कराइए या कोई मतलब ठीक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स ही हो जाए, वो कोर्स कराइए जिसमें उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ये नहीं कहिए कि बेटियों को पीजी तक मैंने फ्रीशिप दे दिया है, पीजी करके आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ इट। आप वो वैसा प्रोग्राम्स लाइए, वैसी वो स्कीम्स लाइए जिसमें वो निकले और उसको एम्प्लॉयमेंट हो, उसका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। और कोरोना ने तो जैसे एजुकेशन को एक स्टॉप लगा दिया है, तो उसमें तो और भी है कि बच्चे वो इंटरेक्शन जो होता है वही ख़त्म हो चुका है, तो वो जान नहीं रहे हैं कि थोड़ी बाहरी दुनिया भी क्या होती है, वो इतना न ट्रैप्ड होके रह गए हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि वो निकले और उनके इन्वॉल्वमेंट हो जानी चाहिए। आप ये जनरल पढ़ाई पे तो मैं बिल्कुल ही कभी भी एम्फेसिस देने का और उस पर सुझाव नहीं देती हूँ। एम्प्लॉयमेंट होगा तभी ये रुक पाएगा। हाँ, रुक पाएगा। चलिए, आप दोनों सर ने जैसे बोला कि भूख सबसे बड़ी चीज होती है, सही बात है। भूख, अगर मैं भूखी हूँ तो आपके पास कुछ है, मैं छीन के खा लूंगी, दैट यू कैन नॉट, इट विल बी अ क्राइम कि मैंने जबरदस्ती लिया, लेकिन उसका सेकेंडरी पार्ट भी है कि मैंने लिया क्योंकि मैं भूखी थी जी। तो वो चीज को आप रोक नहीं सकते। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें कार्यक्रम ठीक लगा होगा, और अगर आपके इलाके में आसपास में भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है और आप उसको रोक सकते हैं, सक्षम हैं, तो उसको रोकने में अपनी भूमिका निभाइए, और तभी जाके झारखंड का, हमारे समाज का या इस देश का विकास हो पाएगा। मुझे इस कार्यक्रम को अब रुकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।